नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और मेरे साथ आज एक ऐसे राजनेता हैं जिनका व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में अगर मैं बात करूं तो मुझे एक पॉलिटिकल फिलॉसफर की तरह उनको सुनने का बड़ा मन करता है और जब भी मौका मिलता है तो उनके पास जाकर देश की राजनीतिक परिस्थितियां, राजनीतिक सौहार्द, बदलती परिस्थितियां, इस पर उनकी टिप्पणियां बहुत ही अल्टीमेट और सटीक होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो सीनियर लीडर हैं और एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का, और जाहिर है उसके पीछे उनके अपने कारण रहे होंगे। और इसके पहले कांग्रेस में वो बहुत ही लीडिंग पोजीशन में रहे हैं। वो एक ऐसे राजनेता हैं कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, जिनका सम्मान बीजेपी में भी बहुत रहा है जब वो कांग्रेस में थे, और अभी भी भले ही वो बीजेपी में है लेकिन कांग्रेस उनको बहुत सम्मान की निगाह से देखती है, क्योंकि बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स कभी उन्होंने की नहीं। वो पर्सनल मिनिस्टर भी रहे जब कांग्रेस की सरकार थी, और आज बड़ा संयोग है कि 21 अप्रैल 2025 को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए, नौकरशाहों के लिए एक सम्मान का भाव प्रदर्शित करने के लिए। और ये भी संयोग है कि इसकी शुरुआत उनके केंद्रीय कार्मिक मंत्री रहते हुई थी, और उन्होंने काफ़ी बड़े मन से इस चीज़ को कि देश हमारे नौकरशाहों के कंट्रीब्यूशन को, जो बहुत साइलेंटली पर्दे के पीछे होता है, उसको वो समझें। और आज ये बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि बड़ा हल्ला मचता है देश में कि नौकरशाही दबाव में। तो हम इसको भी ज़रूर, चूँकि सिविल सर्विस डे है और तमाम चीज़ें हैं, ख़ास तौर से अभी एक मसला ऐसा है जो कांग्रेस पर एक हमले के तौर पर प्रचारित कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, नेशनल हेराल्ड इशू, और इसे लेकर ईडी पर, जो एक बड़ी प्रोमिनेंट एजेंसी है, इस पर काफ़ी हमले हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये एजेंसी और इसके जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो पॉलिटिकल प्रेशर में हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ये भी आरोप लगाते हैं कि ऊपर से, यानी आप समझ सकते हैं कि पीएमओ से दबाव के आरोप भी कांग्रेस लगा रही है, और पूरी कांग्रेस सड़क पर उतरकर चंद दिनों पहले उसने प्रदर्शन किया। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी। सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहले तो आपको इस पहल के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने सिविल सर्विस डे के बारे में सोचा, और बड़े आपके इस तरह के मैंने एक्सपेरिमेंट्स भी देखे हैं जो आपने बड़े चुपचाप पर्दे के पीछे किए। अभी मैं सीधे मुद्दे पर आऊँ तो चूँकि इस मंत्रालय को भी आपने करीब से देखा है, जो नौकरशाही को डील करता है, देश भर की करता रहा, कैसे देखते हैं आप? ये बड़ा जनरलाइज कर दिया जाता है कि ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, दबाव डाला जाता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो एक संयोग है कि आज सिविल सर्विस डे पर हम लोग बात कर रहे हैं। जी। देश के शासकीय सेवक किस ढंग से देश हित में काम करें, संविधान के दायरे में काम करें, ऐसे दिन चर्चा कर रहे हैं। रही बात ब्यूरोक्रेसी की, तो ब्यूरोक्रेसी सदैव सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स के हिसाब से काम करती है, संविधान के दायरे में काम करती है, किसी के दबाव में नहीं करती। तो जो आपने बात कही कि अभी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के दबाव में ईडी कार्रवाई कर रही है, ऐसा नहीं है। जी। मैं इस बात का खंडन जोरदार तरीके से इसलिए करता हूँ कि ये मामला 2012 का है। 2013 में कोर्ट के डायरेक्शन पर एफआईआर हुई, दोनों समय यूपीए की सरकार थी। मैं उस केस के बारे में इसलिए ज़्यादा विस्तार से नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि वो मामला सब जुडिस है। लेकिन शासकीय अधिकारियों का उपयोग पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए किया जा रहा है, मैं इसका खंडन करता हूँ। देखो, बड़ी मोटी बात है, नरेंद्र मोदी जी तो उसमें के हैं, ना ऊधो से लेना ना माधो से कुछ कहना, अपने काम में मस्त रहते हैं, रात दिन मेहनत करके। खुद नरेंद्र मोदी जी पर जब मामला 2002 का बना और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर एसआईटी बनी, और उसने अपनी रिपोर्ट 2012 में दी, फिर
उस रिपोर्ट के खिलाफ 2017 में गुजरात हाई कोर्ट में जाया गया, जिसने एसआईटी की रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया। जी। फिर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में जाया गया, तो उसने भी एसआईटी की रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया और ये पाया कि नरेंद्र मोदी जी निर्दोष हैं। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने कभी हाय तौबा नहीं की। जी। नरेंद्र मोदी जी ने जो अदालती मामले हैं, अदालती प्रक्रिया से निपटे और उसमें उन्हें क्लीन चिट मिली। तो नरेंद्र मोदी जी तो इस भावना से काम करने वाले हैं कि किसी से राजनीतिक विद्वेष नहीं लेना है। तो उन पर इस प्रकार की बात कहना ठीक वैसी ही है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन कैसी। मैं अगर ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जी कि दबाव तो कभी और समय डाला जाता था, लेकिन मैं चूंकि ओथ से संबद्ध हूँ इसलिए उस नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उस समय भी हमारे जो शासकीय अधिकारी हैं कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में काम करते थे। ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात की, लेकिन आपने एक जो मैं पहली बार इस पूरी पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के बीच में दलील सुन रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत डिग्निटी के साथ, आपका क्लेम है कि उन्होंने फेस किया और वो पाक साफ होकर निकल कर आए। तो क्या आप ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी हाय तौबा मचाने के बजाय इसको फेस करना चाहिए, जो चूँकि मामला सब जुडिस है, न्यायालय पर पूरा विश्वास है सबका, खुद नरेंद्र मोदी जी ने जैसा आपने कहा सामना किया, तो उन्हें इंतजार करना चाहिए न्यायालय के फैसले का, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी। उस समय ये क्यों होता था कि वो नशा पावर का था। जी। वो नशा पावर का था, जैसे एक शायर ने कहा है। हाँ। और लोगों के साथ कोशिश होती थी बदले की भावना से जी काम करने की। जी। लेकिन अब जब खुद फंसे तो तिल मिला के रह गए, ये एक शायर ने कहा। मेरा ये कहना है जी कि हमें अदालती मामलों में अदालत पे भरोसा करते हुए सारी बात को छोड़ना चाहिए, कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतज़ार करना चाहिए। रोड पर प्रदर्शन करके रोड से वर्डिक्ट नहीं लेना चाहिए, कोर्ट से वर्डिक्ट लेना चाहिए। ये भी आप इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं। आप चूँकि ओथ से बंधे रहे सर, और बड़ी डिग्निटी से आपने ये बात कोट की कि मैं ओथ से बंधा हुआ, मैं उसका सम्मान करते हुए आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने बड़ी उम्मीद की बात की है। ये बीइंग एन जर्नलिस्ट, मैं अक्सर लोगों से ये सवाल सुनता हूँ कि साहब, अरे साहब दबाव डाला काम हो जाता है, साहब दबाव डाला ब्यूरोक्रेसी पे काम हो जाता है। आपने अंदर से चीज़ों को बहुत करीब से देखा। ये जर्नलाइज परसेप्शन समाज में बिल्कुल सेट नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ तंत्र जो है ब्यूरोक्रेसी का, उस पर दबाव डाला जाए तो काम बड़ी आसानी से हो जाता है। आप थोड़ा सा इसको और अगर जितना अपने डिग्निटी के दायरे में एलॉबरेट कर सकते हैं क्या? देखिए शरद जी, जैसा मैंने कहा कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बाद मसूरी में ट्रेनिंग होती है तो उसमें यही बताया जाता है कि आपको देश के संविधान के हिसाब से बगैर किसी दबाव में काम करना है। और मुझे अपने देश की ब्यूरोक्रेसी पर बहुत फ़ख्र है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स का पालन करते हुए काम करती है, किसी दबाव में काम नहीं करती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव MOS पर्सनल रहा है जब मैं प्रधानमंत्री के साथ संबद्ध रहा हूँ। जी जी, आपने इसको काफ़ी करीब से देखा, और ख़ास तौर से वो ब्यूरोक्रेट्स जो दिल्ली में कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक पर काम करते हैं, उनकी शैली या उनका जो प्रशिक्षण है वो और रिफाइंड और ज़्यादा डिग्निफाइड और ज़्यादा दृढ़ और मजबूत होता है सर? नहीं, मैंने कार्यशैली देखी है, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी BK चतुर्वेदी जी रहे हों, चाहे चंद्रशेखर जी रहे हों, इनकी कार्यशैली देखी है। IT डिपार्टमेंट के अधिकारियों की भी कार्यशैली देखी है, ED की भी कार्यशैली देखी है, CVC की भी कार्यशैली देखी है, डायरेक्टर CBI की भी कार्यशैली देखी है। मेरा ये मानना है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं उन पर पूरा भरोसा करना चाहिए, उन पर अनावश्यक लांछन बगैर किसी साक्ष्य के नहीं लगाना चाहिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, आप दूसरों को सलाह दें और खुद पर अमल ना करें, ये कैसे होगा?
ये भी आपकी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपके पास साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं, तो आप जा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, या आप पब्लिक डोमेन में जाके ये बात कह सकते हैं कि देखिए मेरे पास प्रमाण है, ये टेलीफोन टॉक है, ये डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए एविडेंस है। सर, आपने अपेरेंटली ये भी हिंट किया कि प्रेशर उस समय भी आते थे, जिस समय ये मामला सामने आया और जिस समय ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई। तो जब उस समय भी प्रेशर आया और इसका सामना मजबूती से किया गया एजेंसी की तरफ से, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, तो ये बड़ी उम्मीद की बात लगती है। ये इस पर और क्लैरिटी आप देना चाहेंगे कुछ? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा एलेबरेटली तो नहीं कहना चाहूँगा, केवल इतनी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि जिन्हें नशा पावर का था वो इस प्रकार की कोशिश करते थे, लेकिन उसमें असफल होते थे। जी, अब मैं आपके एक पॉलिटिकल फिलोसोफर की तरह आपका कमेंट चाहूँगा। मुझे याद है एक बार आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी हमसे बातचीत में, और आपने कहा था कि भारत की डेमोक्रेसी को सलाम है, जहाँ सत्ता का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्मूथली हो जाता है। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ राज्य जहाँ कभी कभी कुछ हुआ है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क से तो तुलना करें, दुनिया में अभी हमने अमेरिका तक को देखा। जब रिसेंटली इलेक्शन के पहले ट्रम्प साहब हटे तो लोग सड़कों पे निकल आए थे, तमाम चीज़ें थी, लेकिन भारत में ये नहीं होता। तो भारत के राजनीतिक दलों में क्या आप देख रहे हैं स्पेशली कि ये एक अविश्वास पैदा करने की चीज़ बड़ी तेज़ी से डेवलप की जा रही है और ये बहुत नुकसान कर रही है लोकतंत्र का? सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिया जाता है, एजेंसीज़ पर सवाल उठा दिए जाते हैं, राजनेताओं के चरित्रों पर सवाल उठा दिए जाते हैं। इससे कैसे निपटा जाए? देखिए, बहुत गंभीर बात आपने उठाई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का एक अपना रोल है, और चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता का भी अपना रोल। निश्चित तौर पर जी, सबकी अपनी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, और समर्पित भाव से देश हित में सभी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें तो मैं नहीं सोचता कि कहीं भी टकराव की स्थिति निर्मित होगी। जो प्रश्न आपने किया था, लोकतंत्र की ये खूबी है कि इसमें हम अदालत में चल रहे मामले के बारे में अनावश्यक टिप्पणी ना करके अदालत के वर्डिक्ट का इंतजार करें, ना कि हम रोड पर प्रदर्शन करें। जी, और मुझे लगता है कि अदालतों ने बहुत शानदार काम किया है पहले भी, चाहे वो बात हो 77 की या 77 के पहले की या उसके बाद की। और हाई कोर्ट्स की बात करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तत्कालीन, या फिर उस समय जो मामले सामने आए, और वहाँ प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी विचार करते हुए अदालतों ने, तो ये आप बिल्कुल, ये बात आपकी वज़न रखती है। एक चीज़ और ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे कि देश के हित में जो चीज़ें हैं, जैसा राहुल जी के लिए कई बार ये एलिगेशन लगता है कि वो देश के बाहर जाकर कुछ ऐसी टिप्पणियां कर जाते हैं जिन पे प्रश्न उठते हैं। कि अभी उन्होंने रिसेंटली अमेरिका में कहा कि भारत का जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है ये तो समझौता कर चुका है सरकार के साथ। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए शरद जी, मैंने कहा कि कोई भी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के बारे में अनावश्यक टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, सीबीआई प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ईडी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ये हमेशा कानून कायदे के हिसाब से आगे का एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। तो हमें उनके प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए, उन पर भरोसा करते हुए अपना वक्तव्य देना चाहिए। जी, ये इम्पोर्टेंट बात है। एक और आपसे फिलॉसॉफिकल कमेंट मैं ज़रूर चाहूँगा। मुझे याद आता है कि आप जब भी सदन में रहे, पक्ष और विपक्ष आपका बहुत सम्मान करता था। कई बार ऐसी टिप्पणियाँ जो सदन के माहौल को गर्म करती थी, उसके बीच में आप ऐसे आते थे कि जैसे तथ्यों की एक शीतल फुहार लेके चले आते थे। कैसे ये एक कैरेक्टर अपना कैसे रखता है एक राजनेता कि वो सम्मान दोनों तरफ से लेता है? क्या ये आज नई पीढ़ी के राजनेताओं के लिए इस पर कोई, मैं ये नहीं कहूँगा उनकी गरिमा को देखते हुए कि कार्यशाला होनी चाहिए, लेकिन आप कुछ थोड़ा सा तो ये बताइए कि ये कौन सी चीज़ है कि आसंदी पे बैठा अध्यक्ष भी विपक्ष के एक सदस्य को गरिमा से देखता है, सत्ताधारी दल भी देखता है, और उसका अपना दल तो सम्मान करता ही है।
देखिए शरद जी, मैं सोचता हूँ सारी चीज़ों का समाधान वार्तालाप से हो जाता है। क्या बात। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये है कि 24/7 वो कम्युनिकेशन में रहते हैं, कोई गैप नहीं है। गैप नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का पालन करते हुए, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का पालन करते हुए सदन में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए और सदन से बाहर राजनीतिक पार्टियों को एक दायरे में रहकर देश हित में काम करना चाहिए। जी, पश्चिम बंगाल की घटना जिस तरह से हुई मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में, और जिस तरह से गवर्नर साहब ने दौरे किए, उस पर भी लोगों ने सवाल उठाने की कोशिश की, इसको गवर्नर एक्टिविज़म के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की, जबकि हमने देखा है कि हमेशा गवर्नर ने एक प्रोएक्टिव भूमिका निभाई है, चाहे इसके पहले की भी परिस्थितियां रही। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन के, मैं आपको एक विशेषज्ञ तौर पर भी देखता हूँ। मुर्शिदाबाद की घटना बहुत दुर्भाग्यजनक है, और जब ऐसी दुर्भाग्यजनक घटनाएं घटती हैं जिनकी पुनरावृत्ति न हो, तो निश्चित रूप से संविधान के पद पर बैठे हुए गवर्नर अपनी भूमिका अदा करें तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं कि सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल पेरिफेरी में हैं और उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। अभी हम 5वीं अर्थशक्ति हैं और तेज़ी से तीसरी अर्थशक्ति के लिए क्लेम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच में पश्चिम बंगाल की घटना हो जाती है, औरंगजेब आ जाते हैं सामने। मोहन भागवत जी कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं देखें। क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने वहाँ बैठकर खुफिया एजेंसीज के साथ भी एक कोऑर्डिनेशन की बड़ी जिम्मेदार भूमिका निभाई है, क्या आप देखते हैं कि ये क्या विद इन दी हमारे बीच का ये विवाद है, या इसका कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है उस तरफ बैठकर? नहीं, मेरा ऐसा सोचना है कि जिसका जो काम है वो उस पर छोड़ देना चाहिए। जिसका जो काज है उसी पर छोड़ दो। हाँ। अगर मामला अदालत का है तो अदालत पे छोड़ दो। अगर मामला कानून के दायरे में आता है तो कानून पे छोड़ दो। अगर मामला संवैधानिक अथॉरिटी के ऊपर आता है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर आता है तो उस पर छोड़ दो। ये भी आपका बड़ा रिफाइंड एक जवाब है कि आप भरोसा कीजिए और इन पर छोड़ दीजिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बीजेपी के लिए एक जो रोल प्ले करते हुए वो यहाँ तक लेकर आए हैं कि आज जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड उन्होंने बराबर किया है, और अब बीजेपी का दावा है कि 29 में इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक करेंगे। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि हमने देखा है कि आपकी काफ़ी चर्चा भी हुई जब आप बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे थे, और आप उनके व्यक्तित्व को शुरू से देखते और समझते रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अगर उनकी तारीफ करूंगा तो इस मायने में लिया जाएगा कि मैं आज बीजेपी में हूं इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए मैं उनकी कार्य प्रणाली की प्रशंसा करना चाहूँगा, कार्य पद्धति की करना। 24/7 मेहनत करने वाले हैं, परिश्रमी हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है जिसने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। एक ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है जिसको 18-20 देशों ने सम्मानित किया है। एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जो देश हित में हमेशा विचार करता है, सबके हित में विचार करता है, सबका विकास हो इस नज़रिए से काम करता है। इस रूप में हम देखते हैं। एक दो सवालों के साथ कंक्लूड करूंगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, और रिसेंटली जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई और रीजनल इन्वेस्टर समिट वो फिर करने जा रहे हैं, फिर से वो प्रक्रिया शुरू होगी। कैसे देखते हैं आप उनकी लीडरशिप को? देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुई उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं शामिल हुए। उन्होंने उस समिट की प्रशंसा की है और ये उम्मीद जाहिर की है कि इस समिट से जो आउटकम निकलेगा उससे प्रदेश प्रगति और विकास के द्वार पर दस्तक देगा, और उस दिशा में ये प्रदेश बढ़ भी रहा है। रही बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की, तो वो सहज हैं, सरल हैं, परिश्रमी हैं और रात दिन प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं। जी,
आप अपनी भावी भूमिका कैसे देखते हैं? हम सुनते हैं बार बार कि पचौरी साहब को कोई बड़ी जिम्मेदारी। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जब ज्वाइन किया था उसी दिन स्पष्ट किया था कि मैं जो है किसी पद लिप्सा में यहाँ नहीं आया हूँ, सत्ता ऋण ये पार्टी है इसलिए नहीं आया हूँ, बल्कि आत्मसम्मान के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं आप। फिर भी मैं फिर एक बार इस तरह से इस सवाल को आपके सामने रख रहा हूँ कि आप सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका देखते हैं, फिर आप उच्च सदन या लोकसभा जाना पसंद करेंगे? अगर जो भी पार्टी, आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपकी कोई इच्छा नहीं है, पार्टी तय करती है, या गवर्नरशिप या इस तरह का कोई दायित्व अगर बीजेपी आपके लिए सोचती है, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो गहरा अध्ययन है वो आपको उसके लिए भी एक बहुत ही फिट कैंडिडेट बनाता है। शरद जी, मैं बहुत स्पष्ट कहूँ, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है जी। एक। दूसरा, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैंने अपना कोई धंधा प्रारंभ नहीं किया है। ठीक बात। तो इसलिए मैं अपने आप को व्यस्त रखना चाहता हूँ किसी न किसी काम में, तो मैं अपने आप को व्यस्त रखा हूँ। मैं प्रसन्न हूँ और संतुष्ट हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपकी भावी पब्लिक लाइफ के लिए, क्योंकि आपने जैसा कहा कि आप बहुत प्रसन्न हैं और कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, और ये कह के आप एक जवाब भी देते हैं कि मैं स्वाभिमान के लिए मैंने पार्टी छोड़ी जो कांग्रेस थी, और उसी की गरिमा की रक्षा करने में आया। पचौरी साहब को सुनना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपने ये पूरा कन्वर्सेशन सुना। इस कन्वर्सेशन में आप कोई ऐसी चीज़ नहीं ढूंढ पाएंगे जो चीज़ किसी के प्रति कड़वी हो या किसी के प्रति अतिशय मीठी हो। ये उनकी राजनीतिक शैली है। जब वो कांग्रेस में थे, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रिय जो सांसद होते थे या जो कांग्रेस के लीडर होते थे, वो उनमें से होते थे, क्योंकि ये चीज़ हम उस समय सुनते थे कि कई ऐसे मौक़ों पर मैसेज आते थे, ऐसा मैंने सुना है, मैं उसकी पुष्टि और खंडन की बात नहीं कर रहा हूँ, कि पचौरी साहब को प्राइम मिनिस्टर तत्कालीन वाजपेयी जी कहते थे आइए मिलिए, इस इशू पर एक क्लैरिटी होती थी कि भाई क्या है, आज ऐसी गर्मा गर्मी क्यों हो गई। आज भी उन्होंने अपना वो अजात शत्रु स्वभाव राजनीति में बनाकर रखा है। बहुत संतुलित बात है, ये सीखना चाहिए नई पीढ़ी के जर्नलिस्ट को भी और पॉलिटिशियन को भी, कि आप किस भद्रता से और किस संक्षेप से, जितना आप बोलना चाहते हैं प्रिसाइज, उतनी अपनी बात रखें। तो इस अलग तरह की ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और शख्सियत के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।